पापा ड्रम में हैं। हम्म। ये शब्द किसी खेल का हिस्सा नहीं थे। ये 6 साल की एक बच्ची के शब्द थे। और वो अनजाने में ही एक ऐसे हत्याकांड का सुराग दे रही थी जिसे सुनकर मतलब किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। बिल्कुल। आज हम जिस मामले की गहराई में उतर रहे हैं वो मेरठ का मशहूर ब्लू ड्रम मर्डर केस है। सही बात है। और ये कहानी ऊपर से देखने पर शायद प्यार, धोखे, नशे की लगे। हाँ, एक आम क्राइम स्टोरी जैसी। लेकिन जब हम इसकी परतें खोलते हैं तो पता चलता है कि ये मामला अंधविश्वास और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। और इसी में वो सबसे डरावनी बात है कि एक पत्नी 15 दिनों तक अपने ही पति की लाश के साथ एक ही घर में रही। तो सवाल यही है कि उस नीले ड्रम में आखिर क्या था और इस अपराध के पीछे की असलियत मतलब क्या थी जो एक हंसते खिलते परिवार को इस मोड़ पर ले आई। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहानी के केंद्र में है सौरभ राजपूत, मर्चेंट नेवी का एक पूर्व अफसर था। और वो फरवरी 2025 में लंदन से मेरठ वापस लौटा था। हाँ, और उसके सपने बहुत सीधे साधे थे। अपनी पत्नी मुस्कान, अपने बच्चे के साथ बस एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका घर और उसकी पत्नी दोनों पूरी तरह से बदल चुके थे। बिल्कुल। और ये बदलाव अचानक नहीं आया। नहीं, जैसा आपने कहा, इसके पीछे वजहें थी। हमारे सोर्सेस के मुताबिक 2 बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली तो मुस्कान को ड्रग्स की बहुत गहरी लत लग चुकी थी। और दूसरी, उसकी जिंदगी में साहिल शुक्ला नाम का एक शख्स आ चुका था, उसका प्रेमी। हाँ, और ये दोनों वजहें मिलकर एक आप कह सकते हैं परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक ऐसा भयानक तूफान तैयार करती हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। मतलब एक तरफ ड्रग्स की लत जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति, सही गलत का फर्क सब खत्म कर देती है, और दूसरी तरफ साहिल के साथ उसका रिश्ता, जिसने मुस्कान को एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें सौरभ एक प्यार करने वाला पति नहीं बल्कि एक रुकावट नजर आने लगा था। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी एक आम क्राइम केस से हटकर बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। क्योंकि यहाँ सिर्फ नशा और धोखा नहीं है, यहाँ अंधविश्वास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। ये स्नैपचैट वाली बात ये समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये इस केस का सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो सबसे डरावना पहलू है। कोई किसी को ये कैसे यकीन दिला सकता है कि एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए आत्मा से बात हो रही है? देखिए, ये सिर्फ अंधविश्वास का फायदा उठाना नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, मतलब मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक क्लासिक उदाहरण। अच्छा। मुस्कान जानती थी कि साहिल अंधविश्वासी है और अपनी दिवंगत माँ से बहुत जुड़ा हुआ था। उसने इसी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। लेकिन स्नैपचैट ही क्यों? मतलब कोई और ऐप क्यों नहीं? यही तो उसकी शातिर चाल थी। स्नैपचैट का कोर फीचर क्या है? मैसेज और तस्वीरें गायब हो जाती हैं। बिल्कुल, यानी कोई डिजिटल सबूत नहीं, कोई ट्रेस नहीं। ओह। मुस्कान ने साहिल को यकीन दिलाया कि उसकी मृत माँ की आत्मा मुस्कान के भाई के स्नैपचैट अकाउंट के जरिए उससे संपर्क करती है। और क्योंकि मैसेज गायब हो जाते थे तो साहिल के पास उन बातों को दोबारा पढ़कर शक करने का कोई मौका ही नहीं था। सही पकड़ा। ये एक तरह की डिजिटल गैसलाइटिंग थी। मतलब उसने एक ऐसी कहानी बनाई जिस पर सवाल उठाना ही लगभग नामुमकिन था। हाँ। और फिर इसी कहानी के जरिए उसने सौरभ की हत्या का आदेश दिया। हाँ, उसने आत्मा के हवाले से साहिल को एक सीधा सीधा आदेश दिया। क्या? अगर तुम सौरभ को नहीं मारोगे तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब आप साहिल के नजरिए से सोचिए, एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसकी माँ की आत्मा की शांति का सवाल। वो तो एक इमोशनल जाल में फंस गया, बुरी तरह से। उसकी अपनी सोचने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो बस एक कठपुतली बन गया था जिसकी डोर मुस्कान के हाथ में थी। और फिर वो रात आई, 4 मार्च 2025। उस रात जो हुआ वो किसी आवेग या गुस्से में नहीं हुआ, वो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। बिल्कुल, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, पूरी तरह से सोच समझकर किया गया। क्या हुआ था उस रात? सबसे पहले मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। अच्छा। जब उसे यकीन हो गया कि सौरभ गहरी नींद में है और कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, तब उसने साहिल को घर के अंदर बुलाया। और फिर दोनों ने मिलकर चाकुओं से सौरभ पर तब तक वार किए जब तक उसकी जान नहीं चली गई। लेकिन उनकी हैवानियत यहीं भी नहीं रुकी। नहीं, हत्या के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। और इसके लिए उन्होंने जो तरीका चुना
वो दिखाता है कि वो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। उन्होंने लाश के टुकड़े करने का फैसला किया। हाथ और सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। ये सोचना भी भयानक है। कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या सिर्फ इसलिए कि लाश को छिपाना आसान हो जाए? हाँ, व्यावहारिक तौर पर तो यही वजह थी। एक पूरे शरीर को कहीं ले जाकर ठिकाने लगाना मुश्किल होता है, और टुकड़ों को छिपाना आसान? बिल्कुल। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो ये दिखाता है कि उनके मन में सौरभ के लिए कोई सम्मान या भावना बची ही नहीं थी। वो उनके लिए एक इंसान नहीं, बल्कि एक समस्या थी जिसे बस खत्म करना था। इस प्रक्रिया को डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं, जब आप अपने शिकार को इंसान समझना बंद कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने बाजार से एक बड़ा नीला ड्रम और सीमेंट खरीदा। हाँ, शरीर के टुकड़ों को ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट का घोल भरकर उसे सील कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने हर सबूत को हमेशा के लिए सीमेंट के नीचे दफन कर दिया है। और इसके बाद उन्होंने जो किया वो शायद इस अपराध से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या? वो किसी अपराध बोध या डर में नहीं थे। तो फिर? पति की लाश कमरे के एक कोने में ड्रम में बंद थी और मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ छुट्टियां मनाने हिमाचल प्रदेश चली गई। ये बात समझ से परे है। क्या ये अपराध बोध की पूरी कमी को दिखाता है या इसे उस दुनिया को दिखाने के लिए एक नाटक था कि सब कुछ नॉर्मल है? ये दोनों का मिला जुला रूप हो सकता है। अच्छा। एक तरफ ड्रग्स का असर और उनकी अपनी पर्सनैलिटी शायद ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें कोई पछतावा ही महसूस नहीं हो रहा था। मतलब एक तरह का सोशियोपैथिक बिहेवियर? हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी तरफ ये एक सोची समझी चाल भी थी। घूमना फिरना, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना, ये सब एक मजबूत बहाना बनाने का तरीका था। बिल्कुल, ताकि अगर कल को कोई सवाल उठाए तो वो कह सकें कि हम तो शहर में थे ही नहीं। और इस धोखे को बनाए रखने के लिए उन्होंने सौरभ के फोन का इस्तेमाल किया। ये भी उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। हाँ, और ये डिजिटल धोखे का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुस्कान ने सौरभ का फोन अपने पास रख लिया था ताकि सबको ये यकीन दिला सके कि सौरभ जिंदा है। हाँ, वो लगातार सौरभ बनकर उसके परिवार वालों को व्हाट्सएप पर मैसेज करती रही। होली वाला किस्सा तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। जब परिवार ने सौरभ को त्योहार की बधाई देने के लिए फोन किया तो मुस्कान ने सौरभ बनकर फोन नहीं उठाया, बल्कि मैसेज में जवाब दिया। हाँ, लिखा, मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करूंगा। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। वो अपने बेटे से बात करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी कातिल उसी के फोन से उन्हें जवाब दे रही है। एक मरे हुए इंसान को डिजिटल दुनिया में 15 दिनों तक जिंदा रखा गया। हर मैसेज, हर स्टेटस अपडेट एक झूठ था, जो एक भयानक सच को छिपाने के लिए बोला जा रहा था। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, है ना? नहीं होते। आखिरकार ये राज खोलना शुरू हुआ और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही बुनियादी चीज से, बदबू। बड़े से बड़े अपराधी अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। उन्होंने हत्या की प्लानिंग की, लाश छिपाने की प्लानिंग की, लेकिन वो विज्ञान के एक सामान्य नियम को भूल गए कि शरीर सड़ेगा और बदबू फैलेगी। और जब बंद घर से तेज बदबू आने लगी तो पड़ोसियों को शक हुआ। हाँ। और इसी बीच वो 6 साल की बच्ची, उसके शब्द पापा ड्रम में हैं अब और ज्यादा मायने रखने लगे थे। सही बात है। जो बात पहले बच्चों का खेल लग रही थी, वो अब बदबू और सौरभ के गायब होने से जुड़कर एक भयानक हकीकत की तरफ इशारा कर रही थी। उधर सौरभ की माँ और बहन का शक भी लगातार गहराता जा रहा था। वो भी परेशान थे। बिल्कुल। सौरभ का सिर्फ मैसेज करना और फोन पर बात न करना, जी, मुस्कान के टालमटोल वाले जवाब, वो समझ गए थे कि कुछ बहुत गलत हुआ है। हाँ, और आखिरकार 18 मार्च को हत्या के लगभग 15 दिन बाद परिवार के दबाव के आगे मुस्कान टूट गई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, उसे मान लिया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर दिया है। और फिर पुलिस को खबर दी गई। जैसे ही ये कबूलनामा हुआ, पुलिस को खबर दी गई। पुलिस जब घर पहुंची तो उन्हें वो नीला ड्रम मिला। और जब मेटल कटर से उस ड्रम को काटा गया तो अंदर सीमेंट के नीचे से जो निकला, उसे देखकर वहां मौजूद अनुभवी पुलिस वाले भी हिल गए। वो सौरभ की बॉडी थी। हाँ, जिसके टुकड़े किए गए थे। इस मामले में एक और पहलू है जिसके बारे में सोर्सेज में जिक्र है। वो साहिल के कमरे से मिली सैटानिक ग्राफिटी और अजीब स्केच। इसका क्या मतलब था? देखिए, पुलिस की जांच में इन प्रतीकों और हत्या के तरीके के बीच कोई सीधा संबंध तो नहीं मिला। अच्छा। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वो किसी शैतानी पंथ या तांत्रिक गतिविधियों का हिस्सा थे। लेकिन ये चीजें साहिल की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जैसे कि वो शायद एक ऐसा नौजवान था जो आसानी से प्रभावित हो जाता था, जो अंधेरी और रहस्यमयी चीजों की तरफ आकर्षित होता था।
ये सैटेनिक ग्राफिटी शायद उसका एक तरह का विद्रोह या ध्यान खींचने का तरीका हो सकता है, पर ये भी दिखाता है कि उसकी सोच की बुनियाद कितनी कमजोर थी। तो मतलब एक ऐसा इंसान जो इस तरह की चीजों से प्रभावित है, हाँ? उसके लिए मुस्कान की गढ़ी हुई आत्मा वाली कहानी पर यकीन करना शायद ज्यादा आसान हो गया होगा। तो ये सब मिलकर एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर बनाते हैं जिसे मैनिपुलेट करना आसान था। बिल्कुल। मुस्कान ने शायद यही सब देखकर उसे अपने जाल में फंसाया होगा। फिर कानूनी कार्रवाई हुई। हाँ, और मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस कहानी में एक और दुखद मोड़ आना बाकी था। आप उस बच्ची की बात कर रही हैं जो जेल में पैदा हुई? हाँ, नवंबर 2025 में हत्या के करीब 8 महीने बाद मुस्कान ने जेल में एक बच्ची को जन्म दिया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, एक तरफ एक नई जिंदगी दुनिया में आती है और दूसरी तरफ उसी बच्ची के पिता की भयानक मौत का सच है, जिसकी कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है। उस बच्ची का भविष्य क्या होगा, ये सोचकर ही सिहरन होती है। तो अगर इस पूरी कहानी को हम समेटे तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक बीवी और उसके प्रेमी द्वारा की गई हत्या नहीं है। नहीं, ये एक चेतावनी है कि कैसे ड्रग्स की लत, रिश्तों में धोखा और अंधविश्वास का कॉकटेल किसी भी इंसान को हैवान बना सकता है। सौरव राजपूत की कहानी वाकई बहुत दुखद है। वो एक बेहतर भविष्य का सपना लेकर घर लौटा था। उसे लगा था कि उसका घर दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वही जगह उसकी कब्रगाह बन जाएगी, और वो भी उन लोगों के हाथों जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। बिल्कुल। ये मामला दिखाता है कि कैसे इंसान के अंदर का लालच और वैशीपन उसे किसी भी हद तक गिरा सकता है। और जाते जाते एक विचार जो इस पूरी कहानी में मेरे दिमाग में घूम रहा है। बताइए। इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे स्नैपचैट जैसी एक एकदम मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल आत्मा और शांति जैसी सदियों पुरानी अंधविश्वासी धारणा को एक हथियार बनाने के लिए किया गया है। सही बात है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज के इस डिजिटल युग में क्या धोखा और मनोवैज्ञानिक हेरखेर के तरीके पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। एक ऐसा युग जहां सच और झूठ के बीच की रेखा को एक फिल्टर, एक गायब हो जाने वाले मैसेज या एक झूठी प्रोफाइल के जरिए इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है। सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि जो हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो हकीकत है या किसी के दिमाग की बनाई हुई एक शातिर कहानी।